हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा पढ़ी थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में जो परिभाषा दी थी और उनकी कुछ विशेषताएं भी देखी थी। आज हम देखते हैं कि जो मार्शल ने परिभाषा दी थी उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे कि पहली आलोचना है सही अनुमान की कठिनाइयाँ। मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी है उनकी परिभाषा के अनुसार हम जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एक पूरे वर्ष में बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो इतनी असंख्य सेवाओं और वस्तुओं की संख्याओं का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम एक बहुत ही सही एक एक्यूरेट वे में ये नहीं बता सकते कि कितनी वस्तुएं का उत्पादन हुआ है, कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, तो उनकी मात्राओं का अनुमान सही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये बहुत बड़ी एक कठिनाई हमारे सामने आती है और ये मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि ये कठिनाई को हम पूरी तरीके से वहाँ पे उसको समझाया नहीं गया है। उसके बाद दूसरी जो कठिनाई हमारे सामने जो है वो है वस्तुएं जिनका बाज़ार में विनिमय नहीं होता। कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिनका बाज़ार में विनिमय नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं पिछले जब ज़माने में बहुत साल पहले जब वस्तुएं खरीदी और बेची जाती थी तो उस समय मुद्रा का कोई भी रूप नहीं था। तो वस्तुओं का लेन देन जो होता था वो वस्तुओं के बदले में ही होता था। तो बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका वस्तुओं के बदलों में वस्तुएं ही खरीदी बेची जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी एक मार्शल ने जो बताया है इस चीज़ का भी वहाँ पे सही से स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है। थर्ड है हमारी दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है कि कई वस्तुओं का दो बार उनका मूल्यांकन हो जाता है, दो बार उनका गणना हो जाती है। जैसे कि अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है तो एक बार उसका जो कपड़ा है जो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वहाँ पे भी उसकी गणना हो गई है और एक बार फाइनल गुड्स में भी उसकी गणना हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। तो ये एक मुख्य रूप से देखा जाए तो मार्शल की परिभाषा में ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसकी आलोचना की गई है। चलिए हम आगे अब जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं पीगू, उनकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या बताया था राष्ट्रीय आय के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीगू ने अपनी परिभाषा में बताया था किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित है, जिसको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। पीगू ने अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बताया था, उन्होंने जो भी विदेशों में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहाँ से जो भी इनकम आती है उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया है, और जो भी इनकम आती है, जो भी आय होती है वो मुद्रा में मापी जाती है। यही बात पीगू ने अपनी परिभाषा में बताई है। इसको हम राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोग से प्राप्त आय। ये एक जो हम सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। पीगू ने क्या बताया था कि राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोग से प्राप्त आय। विदेशों में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भारतीयों द्वारा, तो वहाँ से जो भी इनकम होती है, जो भी आय होती है, वो भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं पीगू के अनुसार।